अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम जो पहला डॉन का एडिटोरियल देख रहे हैं वो है मोर लीक्स। अब जिस तरह हमको पता है कि जी ये लीक्स का सिलसिला जारी है। पहले शहबाज शरीफ और मरियम इनकी ऑडियो लीक हुई तो उस बारे में कहा जा रहा था कि भाई ये हो सकता है कि जी वन साइडेड सिर्फ आ रही हैं लीक्स, लेकिन उसके बाद जब इमरान खान और आज़म खान की भी लीक आ गई है तो अब ये मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इस तरह की हकीकत इख्तियार हो गई है। पहले तो मतलब लग रहा था कि भाई एक ही पार्टी के अगेंस्ट जो लीक्स आ रही हैं, तो लेकिन अब इसको बैलेंस किया गया है कि हमें दूसरी पार्टी के भी नज़र आया। तो और ख़ास तौर पे अब जो फ्राइडे को कहा जा रहा है कल, यानी कि और लीक्स आएंगी तो उसमें देखते हैं कि वो रिलीज़ होती हैं कि नहीं, और उसके बाद उसका हमारे जो सियासी मंजरनामा है उस पर क्या असर होगा। ठीक है, इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। करेक्ट जी। द पी एम ऑफिस नीड्स पेस्ट कंट्रोल एज वेल एज गुड प्लम्बर और टू। उनका पी एम ऑफिस को ज़रूरत है पेस्ट कंट्रोल की। पेस्ट कंट्रोल क्या होता है कि जिस तरह ये कीड़े मारने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है ना, ये स्प्रे वगैरह यूज़ किए जाते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि जी पीएम ऑफिस को ज़रूरत है पेस्ट कंट्रोल की, और साथ ही साथ क्या है गुड प्लम्बर की भी, और ट्यूब। ठीक है, तो मतलब बेसिकली बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको ज़रूरत है मुरम्मत की। अब ज़ाहिर है अब उस तरह लफ्जी मानों में एग्जैक्ट वो तो नहीं है कि जी आपको प्लम्बर की कोई ज़रूरत है कि यहाँ पे वाकई कोई आपने कोई जरासीम ख़त्म करने के लिए, कीड़े ख़त्म करने के लिए कोई दवाई फेंकनी है। तो बेसिकली कह रहे हैं यहाँ पे ज़रूरत है कि जिस तरीके से यहाँ पे ये ऑडियो डिवाइस के ज़रिए जो है ना वो रिकॉर्डिंग की गई है, तो इसलिए कह रहे हैं कि उसको सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे, क्योंकि देखें फॉरेन डिग्नेटरीज वगैरह सारों ने यहाँ पे आना होता है, और अगर उनको हो कि भाई जगह महफूज नहीं है तो यकीन उनके लिए बात करना बड़ा मुश्किल होगा। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक फंक्शनरीज भी हैं, तो वो किस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो काम अपना दिलजमी से कर सकेंगे जब उन्हें सारा वक्त ये धड़का लगे रहे कि कहीं हमारी जो बातचीत है वही क्या है पब्लिक ना हो जाए। तो originally the place appears to have had a bug problem for months, if not years, and private conversations held inside it. Its usually secure walls are now casually leaking into the public domain. उनका ये प्लेस जो है पीएम हाउस की बात करें वो दिखाई देता है कि उसके पास क्या है बग प्रॉब्लम वहाँ पे थी महीनों से, इफ़ नॉट ईयर्स। अगर हम ये कहें कि जैसे अगर सालों से नहीं तो कम से कम उन्होंने कहा महीनों से ये प्रॉब्लम ज़रूर थी कि यहाँ पे जिस तरह ये चोरी छुपे यहाँ पे रिकॉर्डिंग की जा रही थी और जो प्राइवेट कन्वर्सेशंस थी वो की गई आमतौर पे जिसको समझा जाता है ये सिक्योर वॉल्स हैं। उन्होंने कहा वो हमें जो है ना कैजुअली है लीक होती नजर आ रही है पब्लिक डोमेन में, यानी पब्लिक में वो चीज़ आई है क्योंकि ये समझा जाता है कि भाई पीएम हाउस जो है ना बड़े यहाँ पे सिक्योरिटी सख्त होगी, बड़ा आप कह लें कि जी बड़ा मुश्किल होगा किसी के लिए भी जो है ना वो उसको सिक्योरिटी ब्रीच करना। लेकिन उन्होंने कहा जो समझा जाता था कि ये जगह जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, तो वहाँ से जो लीक सारी हैं वो हमें क्या है पब्लिक डोमेन में नज़र आ रही हैं। Starting on a weekend, a steady drip of audio clippings that put the incumbent government in an embarrassing spot yesterday. The equation was balanced with a leaked audio featuring former Prime Minister Imran Khan and his Chief Secretary Azim Khan strategizing their moves on the so-called Cablegate affair. अच्छा, इनका वीकेंड के शुरू में है ना हमें ऑडियो क्लिपिंग्स नजर आई, और उसमें जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको क्या है बड़ी शर्मनाक पोजीशन में ले आया, एम्बेरसिंग स्पॉट में ले आया। लेकिन उन्होंने कहा जो येस्टरडे क्या हुआ द इक्वेशन वाज बैलेंस्ड। इक्वेशन बैलेंस किस तरह हुई कि भाई एक तरफ पहले एक ही पार्टी की आई जा रही थी ऑडियो, और अब क्या है इमरान खान की ऑडियो आने के बाद उन्होंने कहा जो इक्वेशन थी वो बैलेंस हो गई कि वो लीक ऑडियो ऑडियो थी जिसमें शामिल था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उसके चीफ सेक्रेटरी आजम खान, और इसमें वो स्ट्रेटजाइज कर रहे थे, हिकमत अमली बना रहे थे, उनके फैसले थे कि किस तरीके से हमने इसके से मतलब क्या हमारी हिकमत अमली होगी केबल गेट अफेयर को लेके। अच्छा, currently, the Imran Khan leak added an interesting dimension to the controversy raging over this serious national security breach. और इनका इमरान खान की जो लीक हुई है ना उसने एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन को जन्म दिया इस कंट्रोवर्सी में लेके और इसको हम क्या है नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच भी कह सकते हैं। इट इज़ नाउ क्लियर, ये बिल्कुल वाजह है दैट द पीएम ऑफिस हैड बीन अंडर इलीगल सर्विलेंस फॉर लॉन्गर देन जस्ट वन ब्रीफ पीरियड। और इनका ये बात बिल्कुल वाजह हो गई है, पीएम ऑफिस जो है ना वो इलीगल सर्वेलेंस के अंडर था, यानी कि गैर कानूनी तौर पर इसकी निगरानी की जा रही थी फॉर लॉन्गर देन जस्ट वन ब्रीफ पीरियड। तो ये नहीं हम कह सकते किसी एक थोड़े से टाइम के लिए वहाँ पे निगरानी की जा रही थी गैर कानूनी तौर पर। यकीन उन्होंने कहा जी लॉन्गर देन जस्ट वन ब्रीफ पीरियड, क्योंकि इमरान खान की भी लीक आई है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जी अभी सिर्फ कुछ अरसे के लिए नहीं, इससे पहले भी है ना ये निगरानी होती रही थी। ठीक है, clearly यकीनन the intelligence bureau miserably and repeatedly failed in its own duty to secure the facility and protect the prime minister। ने कहा यकीनन जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है आईबी है वो बुरी तरीके से और बारहा जो है ना वो नाकाम हुआ। उनको ड्यूटी दी गई थी कि वो महफूज करें इस पीएम हाउस को और प्रोटेक्ट करें प्राइम मिनिस्टर को।
अच्छा, उनका ये to a casual observer it will be a little perplexing why no one has so far bothered to blame the leaks on a foreign conspiracy। उन्होंने कहा ये casual observer है उसके लिए बड़ी ये बात हैरान करने वाली परेशान करने वाली हो गई क्यों अभी तक किसी ने ना इस सारी लीक्स को एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी क्यों नहीं करा दिया, बैरूनी साजिश क्यों नहीं करार नहीं दिया, क्योंकि पहले जब भी कोई मसला हमारे पास होता है तो हम कहते हैं भाई बैरूनी साजिश है। तो उन्होंने कहा टू अदर्स मोर फेमिलियर विद द अंडरबैली ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, उन्होंने कहा दूसरे लोग ये बिल्कुल फेमिलियर हैं, ये जान पहचान रखते हैं जो अंडरबेली है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, यानी कि वो बिल्कुल वीकेस्ट और मोस्ट अनप्लेजेंट पार्ट है हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का। इट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल वाजे है वाई दे हैव नॉट, कि क्यों उन्होंने इसको अब तक बैरूनी साजिश करार नहीं दिया। दीज लीक्स लुक मोर लाइक एन इनसाइड जॉब देन द वर्क ऑफ अ फॉरेन पावर। उन्होंने कहा ये लीक्स हैं वो दिखाई देती हैं इनसाइड जॉब दिखाई देती हैं, जैसे कि ये काम हो किसी फॉरेन पावर का। दे हैव कन्फर्म्ड और सिविलियन दे हैव कन्फर्म फॉर सिविलियन लीडर्स समथिंग दे हैड ऑलवेज फियर, और ये बिल्कुल इस चीज़ ने कन्फर्म कर दिया है सिविलियन लीडर्स के लिए जिस हमेशा उनको इस बारे में क्या है खदशा था। नो मैटर हाउ फार वन राइजेस इन द पैकिंग ऑर्डर, पैकिंग ऑर्डर क्या होता है, हायरार्की में आप अगर ऊपर आए थे तो उन्होंने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने ऊपर लेवल पे पहुंच गए हो, किस स्टेटस पे पहुंच गए हो, दे आर नॉट सेफ फ्रॉम सर्विलेंस, तो वो महफूज नहीं है सर्विलेंस से, निगरानी से। द ब्लेम अल्टीमेटली रेस्ट विद आवर ओन सिक्योरिटी अपरेटर्स, उन्होंने कहा आखिरकार जो ब्लेम है इल्ज़ाम है वो किसको जाता है, वो हमारी सिक्योरिटी अपरेटर्स को जाता है, वेदर फॉर फेलिंग टू रिमूव द बग्स, और उसमें क्या है या तो फिर आप कह लेंगे जी वो नाकाम हुए ये बग्स को रिमूव करने से, ठीक है, जिससे ये सारी रिकॉर्डिंग वगैरह हुई, और फॉर फेलिंग टू प्रिवेंट प्राइवेट कन्वर्सेशंस रिकॉर्डेड इनसाइड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस फ्रॉम बिकमिंग अ नेशनल इंटरनेशनल स्पेक्टेकल, और या वो फेल हुए हैं रोकने में जो प्राइवेट कन्वर्सेशंस थी जो रिकॉर्ड की गई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस में क्या बनने से, नेशनल और इंटरनेशनल स्पेक्टिकल बनने से, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि ये किसका फॉल्ट है, हमारे आर ओन सिक्योरिटी अपरेटस वहाँ का ये फॉल्ट है सारा। अच्छा, The entire saga has demeaned the office of the Prime Minister of Pakistan and reduced its standing। उन्होंने कहा ये पूरा जो वाक्य सारा हुआ है इसने डिमीन कर दिया, इसने इफेक्टिवनेस को कम कर दिया इस ऑफिस को जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, और कम कर दी है इसकी स्टैंडिंग। वट एवर द इन्वेस्टिगेशन टू द मैटर कंक्लूड्स, उन्होंने कहा जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है सारे सिलसिले में वो क्या उसका जो भी नतीजा आता है, देयर शुड बी सीवियर पेनल्टीज फॉर ऑल दोज फाउंड रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने कहा बहुत शदीद किस्म की पेनल्टीज होनी चाहिए उन सारों के लिए जो मुर्तकब पाए गए हों इस जुर्म के, इन ऑर्डर टू मेक श्योर समथिंग लाइक दिस विल नेवर हैपन अगेन, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस तरह की चीज़ें हैं वो दोबारा मुस्तकबिल में ना हो। Prime Minister Shehbaz Sharif had remarked on Tuesday that foreign dignitaries would be apprehensive and uncomfortable in their interactions with locals if official buildings were expected to be bugged। Prime Minister Shehbaz Sharif ने जो है ना रिमार्क्स दिए हैं, बयान दिया है ट्यूसडे को कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज हैं वो क्या है वो अप्रीहेंसिव होंगे, वो आपके लिए शकूक व शुबात का शिकार होंगे, अनकम्फर्टेबल फील करेंगे, वो जो इनकी इंटरेक्शंस होंगी लोकल्स के साथ अगर इस तरह की ऑफिशियल बिल्डिंग्स है ना उनको एक्सपेक्ट किया जाए कि वो क्या है उनको इस तरह आप कह लेंगे जी बग किया जाए और वहाँ पे वह है ना चोरी छुपे वहाँ पे रिकॉर्डिंग की जाए। The Prime Minister should perhaps also have given some thought to government functionaries। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर को जो गवर्नमेंट फंक्शनरी के बारे में ही सोचना चाहिए जो वहाँ काम करते हैं। हाउ विल द वर्क फ्रीली इफ दे आर ऑलवेज वॉचिंग ओवर देयर शोल्डर्स। उन्होंने कहा किस तरीके से वो आज़ादाना काम कर सकेंगे जब वो हमेशा वो देख रहे होंगे कहीं भाई हमारे जो है ना वो इस तरह की ऑडियो लीक ही ना हो जाए। इफ द इवेंट्स ऑफ द पास्ट ईयर हैव टॉट एनीवन एनीथिंग, उन्होंने कहा जो इवेंट्स हैं पिछले साल के अगर उसने किसी को कुछ सिखाया है, it is that regardless of what position you take on the political divide, you cannot expect the interest of the establishment to always remain aligned with your own। तो उन्होंने कहा ये पिछले साल हमें एक चीज़ सीखी है हमने, वो ये है कि बावजूद इसके कि आप क्या पोजीशन लेते हो पॉलिटिकल डिवाइड को लेके, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो आपके मफादात हैं इस्टेब्लिशमेंट के वो हमेशा क्या है आपके साथ होंगे, ठीक है। तो बेसिकली एग्जांपल दे रहे हैं कि जी इमरान खान जिस तरह कहा जाता था कि जी पहले वो और मिलिट्री है एक पेज पे है और बाद में क्या है हमें इख्तलाफात देखने को मिले। According to the press release issued after Wednesday's National Security Committee, उनका जो प्रेस रिलीज जो है ना वो जारी की गई वेडनेसडे की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद, तो गवर्नमेंट जो है ना वो ब्रीफिंग दी गई है उसको साइबर स्पेस पे और लीगल फ्रेमवर्क फॉर साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, और ये सारी सिलसिला प्रिपेयर किया गया है ताकि रोका जा सके इस तरह का एक और वाक़या। और उन्होंने कहा हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो इक़दाम लिए जाएंगे वो ज़्यादा सब्सटेंटिव होंगे, ठीक है, ताकि वो इससे सारा सिलसिला है हमारा वो रुक सके, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह ऊपर हमने देखा है कि जो पब्लिक फंक्शनरीज उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा और जो फॉरेन डिग्नेटरीज हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा अगर इस तरीके से हमारी वो कॉम्प्रोमाइज़ होती रही सिक्योरिटी पीएम हाउस की, ठीक है। अच्छा, दूसरा एडिटोरियल हम देख लेते हैं, दूसरा एडिटोरियल को थोड़ा सा देख लेते हैं, ये है एक्सपेक्टेशंस के हवाले से। जिस तरह हमको पता है कि 1 साल हो गया है अफगान तालिबान को वहाँ आए हुए, और सबसे बड़ा सवाल ये
देखा गया था कि भाई जब अफ़गानिस्तान ये तालिबान आएँगे तो क्या बच्चियों को, ख़वातीन को तालीम की इजाज़त होगी कि नहीं, और क्या वो टेररिस्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे कि नहीं। तो उस हवाले से इसको कह रहे हैं कि जी, ये देखते हुए कि अफ़गान तालिबान जो है ना वो इन द सैडल है। इन द सैडल क्या है कि इन डोमिनेंट पोज़ीशन में है 1 साल से भी ज़्यादा, क्योंकि सारा कंट्रोल इनके पास है। तो उन्होंने कहा यूएन ने अपनी फ्रस्ट्रेशन का इज़हार किया है कि हमें प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली। किस हवाले से कि ये ग्रुप था, इसने कई एरियाज़ में, कई शोबों में है ना हमें तरक्की देखने को नहीं मिली, और एक्सपेक्टेडली, और जिस तरह मतलब ज़ाहिर है उम्मीद थी। एक तो उन्होंने कहा जी लड़कियों को और ख़वातीन को राइट्स नहीं दिए गए, और साथ ही है ना टेररिज्म पे सॉफ्ट स्टांस रखा गया। तो ये टॉप द लिस्ट किया, यानी कि यूएन वालों ने कहा कि भाई ये चीज़ों में नाकाम रहे हैं तालिबान वाले। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए ट्यूसडे को इस बॉडी के डिप्टी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान के, मार्कस पोर्टसल, उन्होंने कहा कि जी ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में लोग हैं तो उनकी वो पेशेंस है, जो बर्दाश्त है, वो क्या है, ख़त्म हो रही है with the तालिबान के साथ। He went on to list the areas where the Taliban have performed poorly, और उसने वो सारे शोबे गिनवाए जहाँ पे तालिबान ने है ना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। खासतौर पर उन्होंने जो क्रिटिसाइज़ किया, तनकीद की, और लगातार बैन लगाया गया है बच्चियों की सेकेंडरी एजुकेशन के हवाले से, और जिसको इन्फोर्स किया अफगानिस्तान रूलर्स ने। मजीद जी के पोर्टल ने दावा किया कि अफगान रूलर्स ने है ना डिसमिस कर दिया यूएन वार्निंग्स की कि जो एक्टिविटीज़ थी आईएस खुरासान की। साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो इल्ज़ामात हैं एक्स्ट्राजुडिशियल किलिंग्स के लगाए गए थे तालिबान के अगेंस्ट, और साथ ही साथ ये फैक्ट कि जो रूलिंग मूवमेंट है ना उसने कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया है सिटीजन्स के लिए कि वो एक्सप्रेस कर सकें अपने ख्यालात रूलर्स के अगेंस्ट। और इनके इस बारे में कोई आर्गूमेंट नहीं हो सकता कि यूएन ऑफिशियल जो है ना उनकी जो शिकायत हैं तालिबान के अगेंस्ट, वो मतलब ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या है, आर्गूमेंट नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जी सेम यूएनएससी सेशन में मिस्टर पोजल ने ना हाईलाइट किया कि ये एक मुश्किल सूरत हाल में है, कन्फ्रंटिंग के वो मुश्किल सूरत हाल दरपेश है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और किस तरह उनको दरपेश है। उन्होंने कहा कि जी अब इनके साथ करेंगे तालिबान के साथ कि अगर तालिबान से बात नहीं करते तो उन्होंने कहा ये क्या है, फिजिबल ऑप्शन नहीं है। और हकीकत ये है कि वो तालिबान जो है ना ठीक है वो अनरिलायबल होंगे, आप उनसे बात नहीं कर सकते, वो रिजिड पार्टनर होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमारे पास वायबल अल्टरनेटिव नहीं है, मुतबादिल नहीं है अफगानिस्तान में। तो उन्होंने कहा क्या चॉइस है दुनिया के पास। मज़ीद ये है कि अफ़गान इकॉनमी है ना वो उनका प्रैक्टिकली कोलैप्स कर गई है। एक मिनट, और उसने कहा जो फंड्स जो बिलोंग करते थे मुल्क को, उसको रखा है यूएस ने। उसने कहा है कि जी इसको इस्तेमाल किया जाएगा अफ़गानिस्तान के लोगों की बेनिफिट के लिए। और लेकिन उन्होंने कहा जी तालिबान को बिल्कुल साइड पे लगाना, मेन स्ट्रीम से हटाना जो है ना वो आउटफुट को इस सारे आउटफिट को और करीब ले जाएगा मजीद वॉलेंट एक्टर्स के, जैसे कि हमें देखा गया था लास्ट टाइम। और उनका प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर दोनों ने आर्ग्यू किया है कि जी कि तालिबान को है ना मतलब आइसोलेट नहीं करना, उनको अलग थलग नहीं करना। और इस तरह यूएन ऑफिशियल हैं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जी कंटिन्यूड qualified engagement is the best solution to protect अफगान सिटीजन्स। उन्होंने कहा अफगान सिटीजन्स को हिफाजत के लिए है ना लगातार क्वालिफाइड एंगेजमेंट ही है ना बेस्ट सोल्यूशन है, ताकि हिफाजत की जा सके अफगान सिटीजन्स की राइट्स की, और रोका जा सके अफगानिस्तान को कि वापस ये क्या है क्योस की सूरत हाल में, अफरा तफरी की सूरत हाल में उस कंडीशन में वापस चला जाए। तो बेसिकली ये कहा गया था कि जी 1 साल हो गया है इसको तालिबान को आए हुए, लेकिन हमें वहाँ पे ख़ासतौर पर बच्चियों की एजुकेशन और यो मतलब इन्होंने कार्रवाई नहीं की टेररिस्ट की, तो उस हवाले से है ना खदशात का इज़हार किया गया था यूएन की जानिब से, तो उसको इसमें डिस्कस किया गया है। तीसरा एडिटोरियल थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ, ये डिप्रेसिंग विंटर्स के हवाले से है कि जिस तरह हर साल हमें है ना वो गैस की कमी देखने को मिलती है, तो इस दफ़ा भी वो कह रहे हैं कि जी एक तो ये कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं एलएनजी प्राइसेस की, और हमारे मतलब गवर्नमेंट के पास भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि वो स्पॉट परचेजेस कर सकें इंपोर्टेड फ्यूल को लेके, ताकि जो सप्लाई गैप है उसको पूरा किया जा सके। हमारे जो ड्विंडलिंग डोमेस्टिक स्टॉक्स हैं, कम होते डोमेस्टिक स्टॉक्स को, तो उन्हें कहा हो सकता है हमें और ज़्यादा शदीद किस्म की सर्दी विंटर देखने को मिले, क्योंकि ज़ाहिर है गैस की कमी होगी। ठीक है, ये इस हवाले से बात की गई है। और अगर हम लास्ट में देखें तो ये कह रहे हैं कि जी हमेशा से मतलब हर साल जो है हमारे पास ये मसला रहा है गैस को लेके, और कोई हमें डिस्कवरी देखने को नहीं मिली, और जो अब हमारे रिजर्व्स हैं वो क्या है एग्जॉस्ट हो रहे हैं। और साथ ही हम जो स्पॉट एलएनजी मार्केट जो है ना वो भी पाकिस्तान की रीच से बाहर हो गई है, क्योंकि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है और बढ़ती हुई इंटरनेशनल प्राइसेस का इशू है। तो उन्होंने कहा जो अगले कुछ विंटर्स हैं, सर्दियां हैं, वो क्या हैं, बड़ी मुश्किल होंगी गैस यूज़र्स के लिए, डोमेस्टिक भी और इंडस्ट्रियल दोनों के लिए। और उसमें उन्होंने कहा अगर इस्लामाबाद नहीं करता कोई स्पेयर डॉलर्स जो है ना वो हासिल करता या ख़रीदता एक्सपेंसिव स्पॉट कार्गोज़, तो ये लगा देगा
तो ये मतलब ये बड़ी ज़्यादा कॉस्ट उठानी पड़ेगी हमारी इकॉनमी को। और उनका सिचुएशन ये तकाजा करती है कि गवर्नमेंट एक ऐसी मौसर एनर्जी कंजर्वेशन प्लान बनाए ताकि बचा जा सके इस डिफ़िकल्ट पीरियड से। उन्होंने कहा अगर रिच कंट्रीज़ जो हैं जैसे जर्मनी है और वो ये काम कर रहे हैं तो वाई कैन नॉट वी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बेसिकली इस एडिटोरियल में बताया गया था किस तरीके से ये एलएनजी की बढ़ती हुई प्राइसेस हैं और पाकिस्तान का जो इशू है कि हम नहीं इसकी स्पॉट परचेजेस कर सके इंपोर्टेड फ्यूल की, ताकि अपनी जो सप्लाई गैप है उसको क्या है फिल कर सकें। ठीक है, तो ये आज के तीनों एडिटोरियल से। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।